कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे टोल रोड्स का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। टोल रोड्स मतलब ये जो नेशनल हाईवे होते हैं, हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, तो उसमें हम टोल देखते हैं, टोल टोल नाका देखते हैं ना, टोल। तो उसका जो टोल का रेट होता है, जैसे 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, वो कैसे निकालना है हमें वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो देखेंगे कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स। तो जैसे कि आप अमरावती से नागपुर जाते हैं, नांदगांव पेठ क्रॉस करते हो तो आपको एक टोल मिलता है। तो टोल पे आपको पैसा देना पड़ता है। वो पैसा क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम वो रोड यूज़ करने वाले हैं, वो रोड हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम वो रोड का टोल भरते हैं। तो वो टोल रोड्स, उसका कॉस्ट कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो जनरली रोड्स बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो मोस्टली उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में क्या आ गया, वो जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो आ गया। ठीक है, इसमें ध्यान में देने वाली बात यह है कि द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज टर्म्ड एज कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जितना भी खर्चा लग रहा है वो पूरा कैपिटल कॉस्ट होगा। उसमें कंसल्टेंसी चार्जेस भी लग गए। रोड कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे हमने कोई सिविल इंजीनियर की कंसल्टेंसी ली या और किसी की कंसल्टेंसी ली, तो वो जो खर्चा है, जो कंसल्टेंसी का पैसा हमने लिया है, वो भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, वो भी कैपिटलाइज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्रीलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, मतलब रोड स्टार्ट होने के पहले का खर्चा, लैंड एक्विजिशन, रोड खरीद, जो जगह है वो खरीदने का खर्चा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कंटिजेंसी अलाउंसेस, मतलब कभी साइट पे कुछ हो गया, कोई लेबर का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका मेडिकल का खर्चा वगैरह सब कंटिजेंसी अलाउंसेस हो गया। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, हमने लोन पे पैसा लेके रास्ता बनाया है तो उसका जो लोन का इंटरेस्ट चल रहा है वो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब रास्ता एक बार बना तो दिया है, ये रास्ता बन तो गया है, लेकिन अब रास्ता जो बन के रेडी है उसको ऑपरेट करने का कुछ खर्चा आ रहा है, उसको मेंटेन करने का खर्चा आ रहा है। बरसात आ रही है तो पॉट होल्स हो जा रहे हैं, मतलब रास्तों में गड्ढे हो जा रहे हैं, रास्ते में क्रैक आ जा रही है, तो ये सारा खर्चा तो हमें निकालना होगा ना, ये सारा खर्चा हमें निकालना होगा। तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ वियरिंग सरफेस, रेलिंग, रोड साइड्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब उस पर रोड पे हम पेंट करते हैं, जैसे कि बीच में एक लाइन मारते हैं, रेडियम्स लगाते हैं, टर्निंग्स पे हम रेलिंग पट्टी लगाते हैं मेटल की, है ना। तो ये सारी चीज़ें का भी खर्चा होता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ओवरलेज, पेंटिंग ऑफ रेलिंग्स वगैरह। ठीक है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस। अब वो जो टोल बूथ है, जो टोल बूथ है वहाँ पे लेबर लगा है, वो टोल बूथ पे लाइटिंग वगैरह लगी है, कंप्यूटर लगा है, एसी लगा है, तो ये खर्चा लग रहा है ना, एक्सपेंसेस। भले ही ये जो टोल बूथ है यहाँ से हमें रेवेन्यू आ रहा है ना, लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी तो कुछ खर्चा लग रहा है। तो टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। ठीक है, तो ये था रोड। अब हम देखेंगे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र अप्रोच। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र अप्रोच। अब देखो जनरली जो रोड्स होते हैं ना, रोड्स बनाने का बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके टेंडर्स निकालती है। ठीक है, टेंडर्स निकालती है, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो टेंडर्स भरते हैं, जिसका भी कोटेशन सबसे कम रहा उसे ये टेंडर मिल जाता है कि भैया आप रोड बना लो। ठीक है, आप रोड बना लो, फिर उसमें जितना टेंडर का अमाउंट रहता है वो उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब बोट टेक्नोलॉजी, बोट अप्रोच। उसमें क्या होता है कि जैसे कि रौनक इंफ्रा लिमिटेड को अगर रोड का काम मिल गया है तो रौनक इंफ्रा लिमिटेड रोड बना लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट है 10 ईयर्स का। तो रोड बना के 10 साल तक के उसका मेंटेनेंस करने का काम किसका है, रौनक का है, रौनक इंफ्रा का है। तो इसके बदले में रौनक इंफ्रा को क्या मिलेगा, वो जो टोल पे जो जो रोड पे जो टोल है,
टोल, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो रौनक इंफ्रा लिमिटेड रास्ता बना लेंगी, तो लेकिन उसे रेवेन्यू क्या मिलेगा? उसे 10 ईयर्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 ईयर्स तक के ये रोड ऑपरेट करने का राइट्स मिलेगा। मतलब ये रोड पे जो टोल कलेक्शन है वो कौन करेगा? रौनक इंफ्रा लिमिटेड। तो जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो किसे मिलेगा? रौनक इंफ्रा लिमिटेड को, ना कि गवर्नमेंट को। अब ये कितने साल का है? मान लो 10 ईयर्स का एग्रीमेंट है। तो सबसे पहले रौनक ने क्या किया? बिल्ड किया, फिर उसको क्या किया? ऑपरेट किया, मतलब टोल कलेक्ट भी किया और उसका मेंटेनेंस वगैरह भी किया। फिर 10 साल बाद वो क्या करेंगे? उसे ट्रांसफ़र करेंगे। किसे ट्रांसफ़र कर देंगे? गवर्नमेंट को। तो इसे कहते हैं BOT मॉडल, इसे कहते हैं BOT मॉडल। एक है अब टोल रेट। टोल रेट कैसे डिसाइड करेंगे? जो टोटल कॉस्ट जो लगी है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो यूज़र की फ़ी, एक गाड़ी का फीस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस इंटू टोल रेट पर किलोमीटर। टोल रेट पर किलोमीटर हम कैलकुलेट करेंगे, और जैसे कि 1 किलोमीटर का रेट आ गया, अब कितना किलोमीटर हमको चलना है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यूज़र का फ़ी। ठीक है, हमें यूज़र का फ़ी मिल जाएगा। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। BHG Toll Plaza Limited built a 60-kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the same. The company has invested 600 crore to build the road and has estimated that a total of 60 crore vehicles will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. 60 किलोमीटर लंबा रोड बनाया है, 600 करोड़ का खर्चा आया है, और 60 करोड़ गाड़ियाँ चलेगी वहाँ से। कितने साल में? 10 साल में। टोल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये 1 महीने का दिया है। ठीक है, 1 महीने का डेटा दिया है। सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल, ठीक है, जो टोल कलेक्ट कर रहा है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 4 पर्सनस पर शिफ्ट और 150 पर डे पर पर्सन। 3 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 4 लोग, और दिन में है कितनी? 3 शिफ्ट, तो टोटल कितने? 12 पर्सनस है। एक दिन में 12 पर्सनस है। रास्ता तो 24 घंटे खुला रहेगा ना, रास्ता 24 घंटे खुला रहेगा, तो 12 पर्सन हो गए, और एक को सैलरी कितनी है? 150। एक को सैलरी कितनी है? 150। सुपरवाइज़र की 2 शिफ्ट है 12-12 घंटे की, एंड 1 पर्सन पर शिफ्ट, 250 पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी 3 शिफ्ट, 2 पर्सन है, 2 पर्सन पर शिफ्ट, 150 पर डे पर पर्सन। ठीक है। टोल बूथ मैनेजर 2 शिफ्ट है और 1 पर्सन है एक शिफ्ट में। ठीक है, 400 का इसका रेट है। इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने का लग रहा है 80,000, टेलीफोन लग रहा है 40,000, मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है 30 लाख। द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए हमको। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर, कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल, अज्यूम देर इज ओनली 1 टाइप ऑफ व्हीकल। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर, हमें 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकालना है और टोल रेट निकालना है। सिंपल है, ट्राई करो। मेजर एक्सपेंसेस तो इसका लेबर का ही दिख रहा है, लेबर का एक्सपेंसेस जोड़ते जाओ। लेबर का एक्सपेंस जोड़ते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका जल्दी। ठीक है, पॉज किया था आपने वीडियो, आपने ट्राई किया था। चलो इसका सोल्यूशन अभी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल, अपोर्शनमेंट
ऑफ कैपिटल, ठीक है। खर्चा कितना लगा है 600 करोड़, ठीक है, कितना लगा है 600 करोड़ का खर्चा लगा है। कितने साल चलाना है 10 ईयर्स, है ना, 10 ईयर्स चलाना है। तो ये क्या आ गया, 1 साल का खर्चा आ गया। ये कितना आ गया, 1 साल का खर्चा आ गया। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे बाय 12 मंथ्स, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 12 मंथ्स, तो ये क्या आ जाएगा, 1 महीने का खर्चा आ जाएगा। हमको क्या करना है, मंथ्स के हिसाब से निकालना है, मंथ्स के हिसाब से निकालना है। तो ये 1 महीने का खर्चा आ जाएगा, कितना आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 5 करोड़। उसके बाद एक हो गया अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया। अब हो जाएगा उसका ऑपरेशन का खर्चा कितना है, उसको ऑपरेट करने का ऑपरेशन कॉस्ट कितना आ रहा है उसका। ऑपरेशन कॉस्ट में देखो, सैलरी पेड टू, ठीक है। पहले देखते हैं कलेक्शन पर्सोनल, कलेक्शन पर्सोनल, कलेक्शन पर्सोनल कितने थे हमने देखा, 4 थे ना। 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे थे, 3 शिफ्ट्स इंटू 4 इंटू 4 पर्सन इंटू महीने में कितने दिन, एवरेज में 30 डेज पकड़ते हैं। और पेमेंट कितना था, 4 पर्सन 3 शिफ्ट 30 दिन 150 पर डे, तो इंटू 150, ठीक है। कितना आ रहा है ये 54,000, कितना आ रहा है 54,000। उसके बाद में कौन था देखो, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का कैसा बता रहा है वो, सुपरवाइज़र का देखो 2 शिफ्ट्स है, 1 पर्सन है, 250 का पगार है। 2 शिफ्ट्स 1 पर्सन 30 डेज और 250 का सैलरी है, ठीक है। कितना आ रहा है वो 15,000, कितना आ रहा है 15,000। अब बाद में और कौन है, सिक्योरिटी पर्सोनल है, सिक्योरिटी पर्सोनल। सिक्योरिटी पर्सोनल को कितना दे रहे हैं हम, सिक्योरिटी वाले कितने लोग हैं, सिक्योरिटी के 2 लोग हैं और 3 शिफ्ट्स है, ठीक है। तो मतलब 3 शिफ्ट्स 2 पर्सोनल, 3 शिफ्ट में 2 लोग काम कर रहे हैं। और पेमेंट कितना कर रहे हैं, 150 पर डे, कितना कर रहे हैं 150 पर डे। और डेज कितने हैं, 30 डेज, डेज है कितने 30 डेज, ठीक है। कितना हो जा रहा है वो 27,000, ठीक है। टेबल फॉर्म में बनाना है ये आपको। उसके बाद में कौन है, मैनेजर बोला है मैं, टोल बूथ का मैनेजर। मैनेजर कितने हैं, मैनेजर का क्या दिया हुआ है उन्होंने, 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट। तो मतलब कितनी शिफ्ट है, 2 शिफ्ट्स 1 पर्सन है। और पेमेंट कितना है उसको, 400 रुपये है। महीने में है 3 दिन, 30 डेज है, 30 दिन। तो कितना आ रहा है वो 24,000, ठीक है। सॉरी। उसके बाद कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, और इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन और मेंटेनेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक जगह आएगा, मेंटेनेंस अलग आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना कितना है, 80,000 40,000, 80,000 40,000, ठीक है। 80,000 और 40,000, तो टोटल कितना आ गया ये हमारा 2 करोड़। इसका टोटल कितना आ गया 2,40,000, कितना आ गया 2,40,000। अब सी ऐड करेंगे उसमें, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कितना खर्चा आ रहा है वो देखेंगे। मेंटेनेंस सीधा सीधा दिया है 30 लाख का मेंटेनेंस है, 30 लाख का मेंटेनेंस दिया है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, अब टोटल कॉस्ट ये प्लस ऊपर का 5 करोड़, 5 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार, 5 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार, ठीक है। ये आ गया हमारा रास्ते का पूरा खर्चा। अब हम करेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। कॉस्ट पर किलोमीटर, एक किलोमीटर का खर्चा कितना है 1 महीने का, तो इतना हमारा 1 महीने का टोटल खर्चा आ गया। रास्ता बनाया कितना है हमने, सिर्फ 60 किलोमीटर बनाया, तो 1 किलोमीटर बनाने का खर्चा हमारा इतना आ गया। बनाने का, ऑपरेट करने का और मेंटेन करने का कितना खर्चा आ गया, 8,87,333। टोटल खर्चा हमारा 1 महीने का कितना आ रहा है,
इतना आ रहा है 5 करोड़ 32 लाख। हमने बनाया कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आ गया, 8,87,000। अब कैलकुलेशन ऑफ टोल रेट पर व्हीकल निकालना है हमको। हमको क्या करना है, टोल रेट पर व्हीकल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारा जो कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, 5 लाख, 5 करोड़ 32 लाख, 5 करोड़ 32 लाख 40,000। ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो +25 कर दिया अपन ने। तो ये आ गया न्यूमरेटर। अब उसको डिवाइड करेंगे अपन, एक महीने में कितने व्हीकल जाने वाले हैं, एक महीने में कितने व्हीकल जाने वाले हैं। तो टोटल कितना दिया हमको, 60 करोड़। कितना दिया है, 60 करोड़। 60 करोड़ व्हीकल कितने साल में जाने वाले, 10 साल में। तो 60 करोड़ डिवाइड बाय 10 ईयर किया तो हमें आ गया 1 साल का आ गया। अब उसको हमने 1/12 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमको एक महीने का मिल गया। तो एक महीने में कितने व्हीकल जाने वाले हैं, 50 लाख। तो जो टोटल कलेक्शन आने वाला है उसको 50 लाख व्हीकल से डिवाइड कर दो। तो एक गाड़ी का टोल का फ़ी आ गया 13 रुपये 31 पैसे। इसमें हमारा 25% प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। प्रॉफिट हमने यहीं जोड़ लिया था। ठीक है, सिंपल है एकदम, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो ये जो कॉस्ट निकालना है वो तो इजी होता है, बस ये थोड़ा हर प्रॉब्लम में ये थोड़ा थोड़ा अलग है। तो टोल रोड का था तो हमने ये वाला एग्जांपल देख लिया, तो इसमें हमको समझ गया ये कैसे कैलकुलेट करना है करके। ठीक है, कॉस्टिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कॉस्ट कैसा निकलेगा। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इनकम आती है। इनकम कहाँ से आती है, वन टाइम फीस, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे ले लेते हैं हम, एडमिशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, बिल्डिंग फंड वगैरह। रिकरिंग फीस जो हर साल की साल लेते हैं, ट्यूशन फ़ी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर फ़ी, इंटरनेट फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ट्रेनिंग फ़ी, ये सारी चीज़ें, पिकनिक फ़ी वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ी। ठीक है, अदर इनकम, द इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि स्कूल बस दे रहे हैं हम, हॉस्टल दे रहे हैं, मेस दे रहे हैं, इससे और इनकम आ जाती है। इनके खर्चे कौन से आने वाले, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो जो टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी, लेबॉर्ट्री का मेंटेनेंस, कंप्यूटर का मेंटेनेंस, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट वगैरह। कॉस्ट सेंटर्स एंड द बेसिस ऑफ कॉस्ट अलोकेशन, प्राइमरी और डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर्स लाइक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल। अब कॉस्ट सेंटर्स की कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है, हायर में कितना है, अगर कॉलेज है तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितना है। सर्विस कॉस्ट लेबॉर्ट्री वगैरह का कितना आ रहा है, स्टूडेंट सेल्फ सपोर्टिंग सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेंटर्स। R&D कॉस्ट, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च एंड अदर मटेरियल। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कॉस्टिंग सिस्टम। अब कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी 3 तरह की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस जिसमें हेल्थ आता है, फायर आता है, प्रॉपर्टी आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, और होता है एक अदर सर्विसेज, उसमें होता है री इंश्योरेंस, मतलब हमारा इंश्योरेंस खत्म हो गया तो फिर से इंश्योरेंस करना। फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट मतलब जो इंश्योरेंस की कंपनियां होती है, अब हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, है ना, लाखों करोड़ों लोग इंश्योरेंस निकालते हैं और प्रीमियम भरते हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रीमियम का वो कंपनी करती क्या होंगी, LIC कंपनी है, उसमें हमारे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने इंश्योरेंस निकाला है और हमारा प्रीमियम भरा है। अभी कंपनी के पास तो बहुत पैसा आया होगा, इस पैसे का कंपनी क्या करेंगी, आपने कभी सोचा है। ये पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, ये कंपनी इन्वेस्ट करती है कहाँ पे, कुछ कंपनियों उसके शेयर्स खरीदती है, म्यूचुअल फंड खरीदती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती है, गोल्ड खरीदती है, ऐसे अलग अलग। तो ये जो फंड मैनेज करता है वो उसमें का भी तो पैसा लगता है ना फंड मैनेजमेंट में, तो वो चीज़ है। इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को इनकम क्या होने वाली है, प्रीमियम मिलने वाला है, री इंश्योरेंस पे कमीशन मिलने वाला है, फंड एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, बॉन्ड पे किया है, गोल्ड में किया है, तो इससे कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब मिलेगा ना, तो वो भी क्या है इनका रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है,
इनके एक्सपेंडिचर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जो एजेंट लोग होते हैं, एजेंट लोगों को कमीशन देना पड़ता है, तो कमीशन पेड टू एजेंट्स आ गया। क्लेम सेटलमेंट, जैसे कि कार का इंश्योरेंस है, कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार का एक्सीडेंट हुआ तो हमें क्लेम देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन निकालना होता है, तो ये सारे इनके खर्चे हैं। इनडायरेक्ट खर्चे क्या है इनका, एक्चुरियल फीस, एक एक्चुरी होता है, सीए से भी बड़ा इंसान होता है वो, सीए से भी डिफ़िकल्ट कोर्स है एक्चुरी करके, बहुत कम लोग करते हैं ये कोर्स। सीए कोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये इतना डिफ़िकल्ट कोर्स है और ये स्पेसिफिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही काम करते हैं एक्चुरीज लोग। तो इन सब का जो फीस है ये हो गया इनडायरेक्ट खर्चा। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इन एन इंश्योरेंस कंपनी, इसमें हम फॉलो करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का एक हमारे को पूरा टॉपिक ही है मॉड्यूल 1 में, जो कि अभी हमने किया नहीं है वो हम कर लेंगे। सिंपल टॉपिक है, थोड़ा हटके है लेकिन सिंपल है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज, अच्छा ये ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट, पॉलिसी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। कॉस्ट दैट अकर इन इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी आइडेंटिफाइड विद द अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, हम कॉस्ट किसकी पे डिपेंड करते हैं, कोई एक्टिविटी पे कॉस्ट का हम जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट को हम एलोकेट कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से ये कॉस्ट इनकर हुई है। जिस एक्टिविटी की वजह से वो कॉस्ट इनकर होती है हम वो खर्चा उस एक्टिविटी पे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का कुछ खर्चा लगता है, तो ऑर्डर करने का खर्चा कितना लगा, 1 लाख लगा। तो वो 1 लाख खर्चा क्यों लगा, क्योंकि हमने ऑर्डर किया, मतलब कोई एक्टिविटी की, तो वो 1 लाख खर्चा हम इस एक्टिविटी पे लगा देते हैं। यही होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं वो सारे इसमें आते हैं और पोस्ट वाले इसमें आते हैं। ये आपने एक बार पढ़ना है, सिंपल है, इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। कॉस्टिंग इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है, बैंक वगैरह, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला। ये पहले नहीं थे, ये इम्पॉर्टेंट मार्क करना है आपको, 11th और 12th ये क्वेश्चंस पहले नहीं थे। तो इनका क्या होता है, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये आपने एक बार पढ़ना है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह जो हमें लोन वगैरह देती है, उनकी कॉस्टिंग कैसे निकालना है, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ का सैलरी वगैरह कैसे पकड़ना है, क्या करना है, तो देखेंगे। इजी है वो, डायरेक्टली क्वेश्चंस के जरिए देख लेंगे। द लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक परफॉर्म्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब लोन देने वाली कंपनीज वगैरह, बैंक वगैरह। द लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन एडिशन टू द होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क. It is estimated that 25% of the overhead cost of the loan department are applicable to the processing of home loan application. ठीक है, तो जो टोटल ओवरहेड्स है उसका 25% काय का है, होम लोन का है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, लोन प्रोसेसर मतलब एक इंसान होगा, एक एम्प्लॉय होगा जिसका काम क्या होता है, लोन को प्रोसेस करने का। एक एम्प्लॉय है, लोन प्रोसेसर नाम का एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है जिसका काम है लोन प्रोसेस करना, तो उस एम्प्लॉय को हम कहते हैं लोन प्रोसेसर। उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 60,000 है। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं, 4, तो टोटल कितना हो गया, 2,40,000। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स कॉस्ट, चीफ लोन ऑफिसर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजिंग, मिसलेनियस। टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट बता दिया उन्होंने, 1,81,000। You are required to compute the cost of processing home loan application on assuming that 500 home loan applications are processed each month. एक महीने में 500 एप्लीकेशन आती है, तो क्या कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, सीधा है। 2,40,000 तो हमें दे रखा है उन्होंने, एक महीने का खर्चा 2,40,000 तो दे रखा है, ठीक है। और ये जो ओवरहेड्स है, ये टोटल ओवरहेड्स है, इसका सिर्फ 25% किसको जाने वाला है, होम लोन को। तो जो हमारा ये टोटल ओवरहेड्स है
उसका 25% हमने ले लिया होम लोन में, तो टोटल कॉस्ट आ गई इतनी और अप्लीकेशंस आई इतनी, तो 2,85,250 डिवाइड बाय 500, ये आ गया। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना, कुछ भी नहीं नया, क्या क्या कुछ दिमाग वाला काम किया क्या हमने, नहीं ना। डायरेक्ट जो था सैलरी हमने ले लिया, और ओवरहेड्स का मेथड ऑफ अपोर्शन हमें बता दिया था कि 25% देना है होम लोन को, ठीक है। अच्छा, ये पहली लाइन बताती है ना कि वो बहुत सारे काम करते हैं, सेवरल फंक्शन करते हैं, उसमें से एक काम है इनका होम लोन, और वो होम लोन के लिए इतना ओवरहेड्स है, ठीक है। सिंपल था। अदर सर्विस कॉस्टिंग फॉर अदर सर्विसेज, कॉस्टिंग फॉर पावर हाउसेज, कॉस्टिंग फॉर पावर हाउसेज, जो पावर जनरेशन यूनिट्स वगैरह होते हैं उनका कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है। तो इसमें स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस कौन सा होता है, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वेरिएबल में क्या आएगा, फ्यूल, वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस क्यों, थर्मल पावर प्लांट कैसा होता है, पानी पे चलता है ना, तो उसका भी चार्ज वार्ज कुछ जोड़ रखा होगा इन्होंने शायद। वेजेस, एनी अदर वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, मीटर्स, फर्नेसेस, सर्विस, मटेरियल, टूल्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, पढ़ लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू ईयर 8-9 कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है हमें, जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन, टोटल यूनिट्स जनरेटेड 10 लाख किलोवाट आवर्स। देखो कंपोजिट यूनिट है, किलो वैट आवर। अच्छा, किलो मतलब क्या होता है पता है क्या, हज़ार को किलो बोलते हैं, हज़ार को किलो बोलते हैं। जैसे कि हमारा वेट का यूनिट कौन सा है, ग्राम है, क्या है, ग्राम है, लेकिन हम बोलते हैं 1 किलोग्राम बोल दिया हमने, तो मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ऑपरेटिंग लेबर 15 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस 5 लाख, ल्यूब्रिकेंट्स 4 लाख, प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड एट ₹4.25 पर केजी। 1 किलो कोल कितने का है, 4.25, ठीक है। और इतने में कितनी बिजली तैयार हो रही है, 5 किलोवाट आवर की, 5 किलोवाट पर आवर की बिजली तैयार हो रही है। डेप्रिसिएशन चार्जेस 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ का कैपिटल खर्चा है, उसका 5% हमें डेप्रिसिएशन लेना है। एक बार वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपका आंसर सही आया होगा। रिज्यूम कर लो वीडियो। कॉस्ट स्टेटमेंट इसका देख लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा है हमारा, देखो प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन दे दिया हमें, तो इतना हमारा फिक्स लग गया। अब वेरिएबल कितना लगा है, ऑपरेटिंग लेबर वेरिएबल में आ जाएगा 15 लाख, ल्यूब्रिकेंट, रिपेयर, सब कुछ दे रखा है हमें, हमें बस निकालना है कोल का कॉस्ट, ठीक है। कोल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम बना कितना रहे, इतना बना है हमारा, कितना, 10 लाख किलोवाट पर आवर बना है हमारा, ठीक है। उसको डिवाइड कर लेंगे 5 से और इनटू कर लेंगे इससे 4.25। देखो 4.25 रुपयों में हमारा बनता है 5 किलोवाट, तो 10 लाख किलोवाट के लिए कितना, कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब 10 लाख को 5 से डिवाइड कर लो, 4.25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आ गया हमारा कितना, 8,50,000, 8,50,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गया, टोटल ले लिया 6.55। हे हो। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ है। ओके।